हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एक बार और स्वागत है आपका रोशन क्लासेस में। तो आज जो है एक और मैं इकोनॉमी का टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है बैंक और एनबीएफसी, यानी इन दोनों में क्या अंतर है और क्या डिफरेंसेस के बारे में जानेंगे। और हम इसको एनबीएफसी क्यों कहते हैं और इसको बैंक क्यों कहा जाता है ये भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस चैप्टर में हम लोग जो है यानी इस टॉपिक के अंदर जो हम लोग डिस्कस करेंगे इन दोनों के बारे में। सो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि बैंक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है किसी भी फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर, हमारी खासकर कंट्री में देखा जाए या किसी भी कंट्री में। उसी प्रकार से जो है कुछ माइक्रो फाइनेंस कंपनियां भी होती हैं। और आपने काफ़ी बार बजाज फाइनेंस लिमिटेड सर्विस तरीके से बहुत सारे फाइनेंस माइक्रो फाइनेंस कंपनी के बारे में सुना होगा जो लोन प्रोवाइड करते हैं। और वो लोन भी जो है कई तरीके के प्रोवाइड करते हैं। आपने सुना होगा व्हीकल लोन देते हैं, हाउस लोन देते हैं। इस तरीके से बहुत सारी जो है कंपनियां जो बैंक के अलावा काम करती है सब, उनको हम एनबीएफसी कहते हैं। तो आइए जानेंगे हम इस चैप्टर इस डिस्कशन में कि किस तरीके से जो है एनबीएफसी और बैंक से डिफरेंट है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि बैंक जो है इसकी जो लाइसेंस यानी इसको जो रेगुलेट किया जाता है, बैंकिंग रेगुलेटिंग रेगुलेशन के तहत किया जाता है। इसको हम 1949 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, और ये 1949 यानी इसके तहत जो इसको लाइसेंस प्रोवाइड किया था बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत बैंक को, जैसे कि एसबीआई हो गया और पीएनबी हो गया। इस तरीके से बहुत सारे बैंक है जिनको लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है। साथ में जो है कंपनी जो है आपने एनबीएफसी यानी आप कंपनी वर्ड से समझ लो, तो इसका जो रजिस्ट्रेशन यानी इसका जो रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है। तो वो कंपनी एक्ट के थ्रू होता है। कंपनी एक्ट 1956 यानी कंपनी एक्ट 1956 के तहत जो है एनबीएफसी को रेगुलेट किया, रजिस्ट्रेशन किया जाता है। यानी इसको रजिस्टर होना पड़ेगा आपको एनबीएफसी चलाने से पहले। साथ में जो है इसका रेगुलेशन आपको पता है कि बैंक का जो रेगुलेशन होता है वो आरबीआई के द्वारा किया जाता है रेगुलेट। तो रेगुलेशन कौन करता है इसका रेगुलेट? इसको आरबीआई करता है। यानी यहाँ पे भी जो एनबीएफसी में भी जो रेगुलेशन होता है वो भी आरबीआई के द्वारा ही होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि बैंक जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, खासकर डिमांड डिपॉजिट में और टाइम डिपॉजिट में। डिमांड डिपॉजिट सपोज करो हमें पता है कि दो तरीके के अकाउंट होते हैं, सेविंग अकाउंट और एक करंट अकाउंट। तो बैंक के अंदर क्या होता है कि डिमांड डिपॉजिट एंड इसके अलावा जो है टाइम डिपॉजिट। अब डिमांड डिपॉजिट क्या है? जैसे मैंने बताया कि हमारा दो अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट और एक करंट अकाउंट। यानी हमें जब जरूरत पड़ती है पैसे की तो हम उस समय जो है उसको विड्रॉ कर लेते हैं। टाइम डिपॉजिट होता है कि कुछ मैच्योरिटी के लिए हम जो उसमें पैसा फिक्स डिपॉजिट करते हैं जो कि बैंक के अंदर। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है एनबीएफसी के अंदर की एनबीएफसी जो है केवल टाइम डिपॉजिट ही लेता है। यानी यहाँ पे जो है डिमांड डिपॉजिट जो है एक्सेप्ट नहीं करता एनबीएफसी। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है बैंक और एनबीएफसी के अंदर। टाइम डिपॉजिट से मेरे कहने का मतलब है कि कोई जैसे कि किसी ने पैसा एनबीएफसी को दिया, उसने जो है आप उसको 12 मंथ के लिए दे देते हैं, तो कुछ मेच्योरिटी के बाद जो है वो आपको पेमेंट करेंगे कुछ इंटरेस्ट के साथ। ठीक है। साथ में जो है यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट यानी यहाँ पे सेविंग अकाउंट ना ही करंट अकाउंट, दोनों में से कोई सा भी अकाउंट यहाँ पे नहीं होता ओपन। यानी कहने का मतलब ये कि यहाँ पे आप विड्रॉ नहीं कर सकते जब चाहो तब। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया था, एनबीएफसी करते थे, प्रोवाइड नहीं किया था। ये जानने के बाद जो है आपको ये भी पता होना बहुत जरूरी है कि कभी भी जो है किसी भी बैंक को खोलने के लिए कम से कम जो है 500 करोड़ यानी 500 करोड़ की जरूरत होती है। ठीक है? ये जो है आपका एंट्री कैपिटल लगता है। ये जो है बैंक को 500 करोड़ जो है एंट्री कैपिटल देना पड़ता है लाइसेंस लेने के लिए, जबकि एनबीएफसी के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे जो है आप 5 करोड़ से लेकर
10 करोड़ के बीच में भी जो है, जैसे माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हो गया, और कुछ छोटी मोटी जो कंपनियां हैं वो भी जो है 2 करोड़ में भी ओपन कराती है। यानी नेट ऑन जो फंड है, यानी कम से कम 2 करोड़ में भी जो है अदर कंपनियां जो है यहाँ पे लाइसेंस मिल सकता है एनबीएफसी को। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही जो है यहाँ पे एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि आपको पता है कि बैंक जो होता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर जो है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग यानी कृषि के अंदर, किसी सोशल सर्विस के अंदर, तो इस तरीके से जो है बहुत सारे जो है कुछ पैसे जो है प्रोवाइड करते हैं बैंक, यानी शेड्यूल कमर्शियल बैंक हो गए या फिर कोई कमर्शियल बैंक हो गया, तो वो सब करते हैं। तो यहाँ पे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग लागू होता है। यानी कुछ अपना बैंक में से कुछ परसेंट जो है कृषि और बाकी जो भी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर आता है उसके अंदर देना पड़ता है। लेकिन एनबीएफसी पे कोई भी ऐसा मतलब गारंटी नहीं किया गया कि तुम्हें इतना प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में देना, तो ये इस पर लागू नहीं होता। तो फीस जो यहाँ पे लागू नहीं होता एनबीएफसी के अंदर, ठीक है। साथ में जो है आपने सुना होगा कि बैंक जो है कुछ सीआरआर और एसएलआर के रूप में जो है पैसे मेंटेन करके रखती है। तो यहाँ पे जो है सीआरआर यानी केस रिजर्व रेशियो और एसएलआर यानी दोनों ही इसको मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जो है ये सीआरआर को मेंटेन नहीं करता और एसएलआर भी नहीं करता, बट एक कंडीशन है कि कुछ जो एनबीएफसी बैंक होती है जो मेच्योरिटी, जैसे मैंने बताया टाइम डिपॉजिट वाला, कुछ एनबीएफसी डिपॉजिट टेकिंग जो होते हैं वो एनबीएफसी डिपॉजिट वाले, वहां पे एसएलआर लागू होता है, क्योंकि आपका पैसा जब वो रखेंगे अपने पास तो कुछ रिस्क हो जाए, कुछ बात हो जाए तो उसके लिए कुछ रखना पड़ेगा ना उनको। तो एसएलआर के फॉर्म में जो हमको कुछ 15% समथिंग रखना पड़ता है, यहाँ पे लागू होता है, लेकिन केवल डिपॉजिट टेकिंग में, नॉन डिपॉजिट टेकिंग में जो है एसएलआर और सीआरआर लागू नहीं होता, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे सीआरआर एसएलआर दोनों ही लागू होता है। साथ में जो है जैसे कि जानते हैं कि बैंक जो होता है वो पेमेंट सिस्टम का पार्ट होता है, यानी पार्ट ऑफ पेमेंट सिस्टम। इसका कहने का मतलब ये कि जैसे आपने सुना होगा एनईएफटी, आरटीजीएस, इस तरीके से कई सारे पेमेंट सिस्टम सुना होगा, एनईएफटी, आरटीजीएस, ये सभी जो है पेमेंट सिस्टम है जो कि बैंक यूज करते हैं, उस पर लागू होता है। जबकि यहाँ पे पेमेंट सिस्टम जो है ये पार्ट नहीं है, पार्ट नॉट अ पार्ट ऑफ पेमेंट सिस्टम। यानी एनबीएफसी जो है ये पेमेंट सिस्टम का पार्ट नहीं होते, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। साथ में जो है ये जानने के बाद जो है आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो है जैसे कि बैंक के अंदर क्या होता है कि कुछ जो डिपॉजिट हम करते हैं, जो इंडिविजुअल डिपॉजिट करता है उसका कुछ इंश्योरेंस होता है, यानी सपोज करो कोई वो बैंक डूब गया तो उस स्थिति में जो है इंश्योरेंस होता है, तो उसको पैसा दिया जाता है, लुटाया जाता है। तो यहाँ पे डिपॉजिट इंश्योरेंस रहता है, यहाँ पे जो एक जो रिस्क होता है वो कम हो जाता है पूरी तरीके से, जिसको बोलते हैं डिपॉजिट इंश्योरेंस। लेकिन वही बात करें एनबीएफसी के अंदर, तो एनबीएफसी के अंदर कोई भी डिपॉजिट इंश्योरेंस नहीं होता। यहाँ पे कोई आपका अगर डूब भी जाए पैसा तो वहां पे जो है इंश्योरेंस नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। तो ये डिपॉजिट इंश्योरेंस जो है मतलब यहाँ पे नहीं लागू होता, जबकि यहाँ पे लागू होता है। साथ में जो है सीआर भी मेंटेन कराता है, सीएआर यानी ये होता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, यानी सपोज करो कुछ बैंक जो होते हैं रिस्क में उस कंडीशन में आते हैं तो उनके पास कुछ मनी उस समय होना चाहिए पैसा, ताकि वो जितने भी डिपॉजिट कर रखे उनको दे सके टाइम पे। तो यहाँ पे सीआर मेंटेन करना पड़ता है बैंक के अंदर, जबकि यहाँ पे कोई लागू नहीं होता सीआर, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ये इसका पार्ट नहीं है सीआर भी। तो यहाँ पे भी सीआर जो है, सीएआर जो है यहाँ पे एनबीएफसी में लागू नहीं है। आई होप इतना सुनने के बाद जो आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा एनबीएफसी और बैंक में क्या डिफरेंस है।
साथ में जो है